सोचिए, दुनिया के एक कोने में कुछ होता है और उसकी लहरें हजारों मील दूर सीधे भारत तक पहुंचकर हमारी अर्थव्यवस्था को हिला देती हैं। आज हम इन्हीं लहरों के असर को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल जो आजकल शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, क्या दुनिया में बढ़ता तनाव पेट्रोल पंप पर हमारी जेबें खाली कर देगा? क्योंकि देखिए, पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ रही है, कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो सवाल तो बनता है, क्या इसका सीधा असर हमारी गाड़ी की टंकी पर पड़ेगा? तो आज हम इन्हीं लहरों के पीछे चलेंगे। हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों की, गैस सप्लाई की, और फिर देखेंगे कि कैसे ग्लोबली इन्वेस्ट करने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया है। और आखिर में चीन की इकॉनमी पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो अपने आप में एक पहेली है। देखिए, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल मार्केट में तूफान मचा हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अप्रैल 2022 से, मतलब काफी टाइम से, एकदम शांत हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत का, आप यकीन नहीं करेंगे, 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। मतलब सोच कर देखिए, हमारी गाड़ी में पड़ने वाले तेल की लगभग हर बूंद के लिए हम दुनिया पर निर्भर हैं। और यही वजह है कि जब भी ग्लोबल ऑयल मार्केट को, आप कह सकते हैं, हल्की सी छींक भी आती है ना, तो यहाँ भारत में हमें जुकाम लगने का डर बन जाता है। तो आप देखिए मजेदार बात क्या है। एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, मतलब कीमतें आसमान पर हैं। और दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल पंप पर सब कुछ एकदम शांत। तो भाई आखिर ये हो क्या रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत के खास प्राइसिंग मॉडल में। यहाँ होता क्या है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाती हैं। आसान भाषा में कहें तो जब दुनिया में दाम बढ़ते हैं तो ये कंपनियां उस झटके को खुद झेल लेती हैं, मतलब नुकसान उठाती हैं, ताकि आम आदमी पर तुरंत बोझ ना पड़े। ये एक तरह से इकोनॉमी के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर आखिर कब तक झटके झेल सकता है? देखिए, बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात सप्लाई की भी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। हमारा लगभग 40% कच्चा तेल आता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, जो इस वक्त आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे टेंशन वाले इलाकों में से एक है। तो रिस्क तो है, पर राहत की बात यह है कि हमारे पास करीब 50 दिनों का टोटल रिजर्व है। और साथ ही रूस जैसे सप्लायर्स भी हैं जो एक्स्ट्रा तेल भेजने को तैयार हैं। चलिए अब तेल से आगे बढ़ते हैं और दूसरी लहर को देखते हैं। और ये जो कहानी है, ये सिर्फ हमारी गाड़ियों की नहीं, बल्कि हमारी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री की भी है। अब जरा इस पर नजर डालिए। भारत अपनी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40%, सिर्फ एक ही देश से लेता है, कतर। अब कतर सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि हमारी मेन लाइफलाइन है। और दिक्कत तब होती है जब आपकी मेन लाइफलाइन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए। हुआ ये है कि कतर की एक बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमले की वजह से वहां काम रुक गया है। हालात इतने सीरियस हो गए हैं कि भारत के सबसे बड़े LNG ऑपरेटर पेट्रोनेट को फोर्स मेजर डिक्लेयर करना पड़ा है। अब ये एक भारी भरकम लीगल टर्म है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कह रहे हैं, भाई हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, कतर में एक घटना हुई और उसका सीधा असर कहाँ पड़ा? गुजरात में। वहां की सिरेमिक, केमिकल और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई में 50% तक की कटौती झेलनी पड़ रही है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है और उसका असर जमीन पर सीधे महसूस होता है। तो हमने जोखिम की बात तो कर ली, अब जरा अवसरों पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि दुनिया में चल रही इसी उथल पुथल के बीच इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल रहा है। पहले अगर किसी को अमेरिकी या दूसरे ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता था तो प्रोसेस काफी उलझा हुआ था। अलग अलग ब्रोकर, विदेशी ऐप्स, बहुत झंझट। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने गिफ्ट सिटी से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये एक सिंगल गेटवे है, मतलब एक ही जगह से सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के अपने रेगुलेटर IFSCA की निगरानी में है। मतलब अब ये सब काफी आसान और पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो गया है। और हाँ, कानूनी तौर पर भी इसकी पूरी छूट है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS के तहत हर भारतीय एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक बाहर इन्वेस्ट कर सकता है।
अब ये एक बहुत बड़ी रकम है जिससे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स आसानी से अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो अमेरिकी स्टॉक से शुरू हुआ है, लेकिन अगले 3 से 6 महीनों में यूके और जापान के बाजार भी इस पर आ जाएंगे और आगे चलकर यूरोप के मार्केट्स भी। मतलब ये वाकई में भारतीयों के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे बड़ी लहर पर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी चीन की आर्थिक सेहत। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, चीन में जब भी कुछ होता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया महसूस करती है। चीन ने हाल ही में अपने 2024 के ग्रोथ टारगेट को घटाकर 4.5 से 5% के बीच रखा है। अब ये सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन ये 1991 के बाद से उनका सबसे कम टारगेट है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि इकोनॉमी मुश्किलों से गुजर रही है और सबसे बड़ी चुनौती है उसका प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट। और देखिए, यहाँ मुद्दा कोई एक नहीं है। चीन इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। देश के अंदर की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड कमजोर है, आबादी बूढ़ी हो रही है और प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट तो है ही। और बाहर की तरफ देखें तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन और एनर्जी का बढ़ता प्रेशर, मतलब चुनौतियां चारों तरफ से हैं। हाँ, चीन के अधिकारी इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कम ग्रोथ टारगेट है ना, ये उन्हें इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेस देगा। मतलब वो इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए खुद को थोड़ा और वक्त और गुंजाइश दे रहे हैं। तो हमने ईंधन की कीमतों से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और चीन के इकोनॉमी तक इन सभी लहरों को देखा, और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में क्या सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना है या फिर हर चीज के बारे में जानकारी रखना और जागरूक रहना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।